आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, आज हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कैसे जीन्स में फ्लो करती है पेरेंट्स से किड्स के अंदर। उससे पहले हमें जानना होगा कलर ब्लाइंडनेस क्या है। अगर किसी शख्स को कलर्स सही से नज़र नहीं आते और वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी उसको कलर्स जो हैं वो फेयर नज़र नहीं आ रहे। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है, हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी आँख में देखने से मुतल्लिक जो ऑर्गन है वो है रेटिना। रेटिना हमारी आँख का हसास पोर्शन है, सेंसिटिव पोर्शन है, जो लाइट को और कलर्स को सेंस करता है और हमें देखने में मदद देता है। रेटिना के अंदर हमने देखा था कि दो तरह के सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते थे? रॉड्स लाइट और डार्कनेस में हमें डिफ्रेंशिएट करके देते थे, जबकि कोन्स जो हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। तो यहां पे मैंने लिख दिया कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। हमें रंग दिखाने के लिए, मुख्तलिफ तरह के रंग दिखाने के लिए हमारी रेटिना के अंदर जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं कोन्स। वो हमें मुख्तलिफ रंगों में जो है फ़र्क बताती हैं। हमारी आंखों में कोन्स तीन तरह के हैं इंसानों की आंखों में। एक वो जो हमें रेड कलर दिखाएं, दूसरे वो जो हमें ब्लू कलर दिखाएं, तीसरा वो जो हमें ग्रीन कलर दिखाएं। ये तीन बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं, आपने फिजिक्स में इनसे मुताल्लिक पढ़ा होगा। ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं, इनके मिक्सअप से बाकी के कलर्स भी बनते हैं और हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, बट बेसिकली ये ही तीन कलर्स होती हैं प्राइमरी। तो इन तीनों प्राइमरी कलर्स को सेंस करने के लिए हमारे पास तीन तरह के कोन्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों तरह के कोन्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, यानी रेड कलर सेंस करने वाली जो कोन्स हैं उनमें एक और तरह की प्रोटीन होगी, और ब्लू कलर वाली में और तरह की, और ग्रीन कलर वाली में और तरह की प्रोटीन्स होंगी। वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स डिफरेंट जो है वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती हैं, इस तरह वो डिफरेंट कलर्स हमें दिखाती हैं। उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली? हम उन्हें बुलाते हैं ऑप्सिन्स। ऑप्सिन्स जो हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जो कोन्स के अंदर हमें रंगों को दिखाने में मदद करती हैं। जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। रेड और ग्रीन कलर के लिए जो जीन्स हैं वो मौजूद हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जबकि जीन्स फॉर द ब्लू कोन्स बनाने के लिए या ब्लू ऑप्सिन्स बनाने के लिए जो जीन्स हैं वो मौजूद हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर। म्यूटेशंस काज कलर ब्लाइंडनेस। म्यूटेशंस हो जाती हैं इन जीन्स में या इन जीन्स में। किसी भी जीन में जब म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा? जीन्स खराब हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोटीन्स यानी ऑप्सिन्स भी एबनॉर्मल होंगी या नहीं होंगी। जब ऑप्सिन्स नहीं होंगे तो फिर कलर भी हम नहीं देख पाएंगे। तो म्यूटेशंस जो है इन जीन्स के अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस को काज करती हैं। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली हमारे पास तीन तरह का है। तीन तरह के कलर देखने के लिए हमारे पास कौन हैं, और उन्हीं से मुतालिक तीन तरह की हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है। नंबर 1, प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया इज द प्राइमरी टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर किसी को रेड कलर नजर नहीं आएगा तो हम कहेंगे उसे क्या है, वो प्रोटेनोपिया का पेशेंट है, उसमें एबनॉर्मलिटी हो गई। रेड कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलेंगे प्रोटेनोपिया। और नंबर 2, ड्यूट्रानोपिया। ड्यूट्रानोपिया में ग्रीन ब्लाइंडनेस होती है। अगर किसी शख्स को ग्रीन कलर फेयर नजर नहीं आएगा तो हम उसे बोलेंगे इसको क्या है, ड्यूट्रानोपिया। और ट्रिटानोपिया टर्शरी लेवल का, इसमें क्या है, ब्लू ब्लाइंडनेस अगर किसी पर्सन में हो जाए, किसी को ब्लू कलर नजर ना आए तो हम उसे बोलेंगे ट्रिटानोपिया। क्लियर हो गया? वी मूव नेक्स्ट। डाइक्रोमेट एंड मोनोक्रोमेट। डाइक्रोमेट और मोनोक्रोमेट क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ डिजीज। डाइक्रोमेट कंडीशन कब होगी?
व्हेन अ पर्सन कैन परसीव टू प्राइमरी कलर्स, उसे दो प्राइमरी कलर्स नजर आ रहे हैं, कोई भी दो प्राइमरी कलर उसे नजर आ रहे हैं, बट अनएबल टू सी द थर्ड, लेकिन उसको तीसरा नजर नहीं आ रहा, तब उसे बोलेंगे डायक्रोमेट। यहां देखें, डाई फॉर टू एंड क्रोम फॉर कलर। डायक्रोमेट, दो रंगों को देखने वाला इजीली। अगर किसी बंदे को दो कलर तो नजर आए, अब चाहे वो ब्लू हो ग्रीन हो, या ब्लू और रेड हो, या रेड और ग्रीन हो, कोई भी दो नजर आए और तीसरा नजर ना आए, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे कि वो डायक्रोमेट है। और मोनोक्रोमेट क्या है? मोनोक्रोमेट ऐसा शख्स है दैट कैन परसीव ओनली वन कलर, एक रंग देख सकता है वो। मोनो मीन वन, क्रोम मीन कलर। ऐसा शख्स जो सिर्फ एक ही प्राइमरी कलर को देख सके, बाकी दो को ना देख सके, वो क्या होगा? मोनोक्रोमेट। इट इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ये हायर लेवल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें एक ही कलर वो फेयर देख पाता है और ज्यादा सारे बाकी के दो कलर्स वो नहीं देख पाएगा, और ज्यादा सारे शेड्स भी वो नहीं देख पाएगा इजीली। और यहां पर प्रोटोनॉमलस और ड्यूट्रोनॉमलस, ये भी हमारे पास टर्म्स हैं। इनमें क्या होता है? इनमें वो बता रहा है दे हैव लेस अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ कलर्स। इनमें बिल्कुल ही रंग नजर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नजर नहीं आएंगे, नजर आएंगे, बट क्या होगा? वो डायक्रोमेट मोनोक्रोमेट की तरह ऐसा नहीं है कि कलर नजर ही नहीं आएंगे, नजर आएंगे, बट क्या होगा? लेस या फिर अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ कलर्स होगी। उनको रंग धीमे नजर आएंगे, कम नजर आएंगे, कलर्स के शेड्स जो हैं ओवरलैपिंग सही से नजर नहीं आएगी। तब उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनॉमलस और ड्यूट्रोनॉमलस। डेफिनेशन पढ़ते, दे हैव लेस अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ रेड एंड ग्रीन शेड्स रिस्पेक्टिवली। जिसको रेड शेड सही से नजर नहीं आएंगे वो प्रोटोनॉमलस होगा, और जिसको ग्रीन शेड सही से नजर नहीं आएंगे वो क्या होगा? ड्यूट्रोनॉमलस होगा। जैसे कि प्रोटो और ड्यूट्रो यहां भी लफ्ज मौजूद है, ये आप यहां से याद रख लें। हमारे पास एक गेम होती है रग्बी, रग्बी एक गेम है, उससे आप याद रख सकते हैं आरजीबी। तो ये आपको पता चल जाएगा, जो रेड ब्लाइंड होता है वो प्राइमरी यानी प्रोटोनोपिया, और ग्रीन जो है वो ड्यूट्रोनोपिया, और हमारे पास ब्लू जो है वो ट्रिटोनोपिया। तो इसी तरह प्रोटोनॉमलस वो हुआ जिसको रेड कलर फेयर नजर नहीं आता, और ड्यूट्रोनॉमलस वो हुआ जिसको ग्रीन कलर फेयर नजर नहीं आता। दे हैव पार्शियली फंक्शनिंग ऑप्शंस, इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इनके जीन्स ने काम किया, ऑप्शंस बने, बट इनके ऑप्शंस जो है ये कलर वियन वाली प्रोटीन्स वो पार्शियली फंक्शनिंग है, फुली फंक्शनिंग नहीं है। ब्लू मोनोक्रोमेसी इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ब्लू मोनोक्रोमेसी, मोनोक्रोमेट हम यहां पढ़ के आए हैं। मोनोक्रोमेट वो शख्स है जिसको सिर्फ एक कलर नजर आ रहा है। तो ब्लू मोनोक्रोमेसी जो कंडीशन है जिसमें सिर्फ उस शख्स को ब्लू कलर नजर आ रहा है, बाकी के दो नहीं आ रहे। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इससे पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा वो एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज थी, हीमोफीलिया। उसमें हमने देखा कि हीमोफीलिया कैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और वो कैसे जो है फ्लो करती है जनरेशंस में। आज हम दोबारा उसको देखेंगे। तो ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है हीमोफीलिया की तरह। आल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसका दूसरा नाम है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू मोनोक्रोमेसी का मतलब तो ये हुआ ना कि इस शख्स को सिर्फ एक ही कलर नजर आ रहा है और वो ब्लू है, और जो बाकी के जो दो नहीं नजर आ रहे वो कौन से हैं? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब इसको रेड और ग्रीन दोनों कलर नजर नहीं आते। इट्स अ कॉमन हेरिडिटी डिजीज, ये एक आम जीनियाती बीमारी है। मोर इन मैन में ज़्यादा होती है देन द फीमेल, फीमेल्स की निस्बत जो है वो मेल में ये ज़्यादा होती है। हमें पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो मेल्स में ज़्यादा होती हैं, और ये जिगजैग फॉलो करते हैं। हमने देखा था हीमोफीलिया में ये जिगजैग फ्लो करते हैं। कैसे भला? मैटरनल ग्रैंडफादर से जाएंगे ये जो है उसके ग्रैंडसन के अंदर, इस तरह ये फॉलो करते हैं कैरियर मदर के थ्रू। ये हमारे पास पेडिग्री है, हम देख लें। एक्टिविटी है, इससे पहले मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करवाई क्योंकि उनकी एग्जाम्पल्स मौजूद थी, एक्टिविटी आपने खुद करनी थी। ये चूंकि एक ही एक्टिविटी थी, एग्जाम्पल नहीं दी हुई थी, इसलिए मैंने एक्टिविटी यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। एक्टिविटी में उसने लिखा है कि हमारे पास जो मेल है वो अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है
स्मॉल सी के साथ। यहां ब्लू मोनोक्रोमेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो अलील्स हैं, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। कैपिटल सी नॉर्मल है और स्मॉल सी जो है ये क्या करता है, ये ब्लू मोनोक्रोमेसी जो है काज करता है। तो मेल जो है वो अफेक्टेड है, यानी इसके अंदर स्मॉल सी है और ये हेमिजाइगस कंडीशन के अंदर इसने इसको अफेक्ट कर दिया मेल को। मेल यहाँ पर ब्लू मोनोक्रोमेट है इस वक्त, और फीमेल जो है उसके अंदर एक कैपिटल सी है एक स्मॉल है। अब ये अफेक्टेड तो नहीं है, अफेक्टेड ये तब होती जब दोनों सी स्मॉल होते, बट एक कैपिटल सी इसके अंदर नॉर्मल सी मौजूद है, तो स्मॉल सी होने की वजह से ये कैरियर है। और ये मैरिज लाइन है, इन दोनों की शादी हुई, और ये जनरेशन लाइन जो है, और ये इनके बच्चों की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, इनके बच्चों में बीमारी होने के कितने चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये वाला एक्स लें कैपिटल सी वाला और ये वाला एक्स लें स्मॉल सी वाला, एक्स और एक्स एंड एक्स, ये बनी फीमेल, चूंकि एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है, ये भी अपनी मदर की तरह कैरियर है, पेशेंट नहीं है, अफेक्टेड नहीं है। और दूसरी कंडीशन, हम यहाँ से कैपिटल सी वाला पहला एक्स ले लेते हैं और यहाँ से ये दूसरा वाई ले लेते हैं। एक्स आ गया कैपिटल सी वाला और वाई, ये बिल्कुल नॉर्मल मेल है, यहाँ पर वाई है, एक्स वाई होने की वजह से मेल और कैपिटल सी होने की वजह से ये नॉर्मल है। और थर्ड कंडीशन, हम ये वाला एक्स ले रहे हैं स्मॉल सी वाला एक्स लिया, यहाँ से भी स्मॉल सी वाला एक्स लिया, दोनों स्मॉल सी इकट्ठे हो गए, तो अब ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, पेशेंट हो जाएगी। और फोर्थ कंडीशन, अगर हम, ये थी हमारे पास थर्ड कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन जो है यहाँ से स्मॉल सी वाला एक्स और यहाँ से वाई, तो वाई तो आ गया और एक्स और वाई होने की वजह से मेल, बट स्मॉल सी एक ही मौजूद है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और अफेक्टेड मेल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी ये है कि 50% जो इनके ऑस्प्रिंग होगी वो नॉर्मल होंगे, ये नॉर्मल है, फिनोटिपिकली नॉर्मल है, और 50% जो है आधे बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हैं इस डिजीज़ के साथ, यानी ब्लू मोनोक्रोमेसी के साथ अफेक्टेड है। ये हुई इनका आंसर कि 50% अपॉर्चुनिटी है बच्चों के नॉर्मल होने की और 50% जो हैं वो हैं अफेक्टेड होने के चांसेस हैं। दूसरी हमारे पास हेडिंग है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। These diseases are more common in females, चूंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल्स में ज़्यादा थी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। एन अफेक्टेड फादर हैव ऑल हिज डॉटर्स अफेक्टेड, एक पेशेंट फादर जो है उसकी तमाम बेटियां अफेक्टेड होंगी। सन्स आर नॉर्मल, और बेटे जो हैं उनके वो नॉर्मल होगी, क्योंकि सन ने फादर से एक्स क्रोमोसोम तो लेना ही नहीं, तो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो हैं डायरेक्ट फादर से सन में नहीं आते कभी भी। तो अफेक्टेड फादर की तमाम बेटियां अफेक्टेड हुई, लेकिन बेटा एक भी अफेक्टेड ना हुआ। हिट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर जो है, मदर अफेक्टेड होगी और हिट्रोजाइगस होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हैव इक्वली हाफ ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स अफेक्टेड। ऐसी मदर जो अफेक्टेड है बट हिट्रोजाइगस है, उसकी आधी बेटियां भी अफेक्टेड होंगी और आधे बेटे भी अफेक्टेड हो सकते हैं। 50-50% चांसेस हैं। हमारे पास इस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की एग्जांपल है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे हम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी बोलते हैं। ये ऐसी बीमारी है, रिकेट्स हम जानते हैं ये स्केलेटल सिस्टम से मुतल्लिक एक डिजीज़ है, लेकिन ये जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है विटामिन डी की वजह से, की कमी की वजह से नहीं होता। अगर हम इन पेशेंट्स को विटामिन डी दें तब भी ये वाला जो रिकेट्स है वो क्योर नहीं होता। इट इज़ एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। इसकी हम पेडिग्री देखते हैं कि ये कैसे फ्लो करता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स कैसे फ्लो करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दो एलील्स हैं, एक है स्मॉल डी और एक है कैपिटल डी। हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में हमेशा स्मॉल वाला जो जीन होता था, अलील होता था, वो डिजीज काज करता था, लेकिन यहां पर कैपिटल वाला डिजीज काज करेगा। देखते हैं
एक्टिविटी है हमारे पास कि एक हमारे पास पेशेंट है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल एक्स कैपिटल डी के साथ होगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल वाला जो है वो डिजीज काज करेगा। और हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल है और हम उसमें क्रॉस करवा के देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है उनके बच्चों के अफेक्टेड होने की। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फीमेल दोनों एक्स स्मॉल डी के साथ हैं, कोई भी ले ले फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने ये वाला एक्स लिया और यहां से ये वाला हमने एक्स ले लिया, तो क्या हुआ, एक्स एंड एक्स ये हमारे पास आ गई फीमेल। एक एक्स है स्मॉल डी वाला, एक एक्स है कैपिटल डी वाला। चूंकि एक ही कैपिटल डी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स में काफी है डिजीज काज करने के लिए, उसने इसके अंदर डिजीज काज कर दी और ये अफेक्टेड हो गई फीमेल। और दूसरी कंडीशन है, यहां से कोई भी एक्स ले लें और यहां से वाई लेंगे सेकंड कंडीशन में, तो स्मॉल डी वाला एक्स यहां से और वाई यहां से, चूंकि स्मॉल डी है, स्मॉल डी डिजीज काज नहीं करता नॉर्मल में। तो पहली जनरेशन जो है हमारे पास F1 फैमिलियल 1, उसमें सारे के सारे मेल जो हैं नॉर्मल हैं और सारी की सारी फीमेल जो हैं वो क्या है, अफेक्टेड हैं। अभी यही हमने पढ़ा था कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में जो है फादर से सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, बट अफेक्टेड फादर से एक भी सन जो है अफेक्टेड नहीं होगा। हम क्रॉस 2 करवा लेते हैं। इस फीमेल बच्ची की हम शादी करते हैं, ये मैरिज लाइन है, फिर दोबारा किसी नॉर्मल जो है आदमी के साथ, नॉर्मल मेल के साथ इस अफेक्टेड जो है फीमेल की मैरिज लाइन बन गई। इनके बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी है इस डिजीज के फ्लो करने की, देखते हैं। अगर हम यहां से ये वाला एक्स लें और यहां से ये वाला एक्स लें, तो क्या होगा हमारे पास, यहां से ये लेने की बजाय पहले ये ले लिया गया है, ये वाला। चले क्रॉस उस हिसाब से बना हुआ तो हम उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो ये x और ये x दोनों स्मॉल डी वाले आ गए यहाँ पे, तो ये नॉर्मल रही क्योंकि एक भी कैपिटल डी यहाँ पर मौजूद नहीं है, नॉर्मल फीमेल। और दूसरी कंडीशन, ये x और यहाँ से ये वाला x ले लिया, तो देखें एक x कैपिटल डी के साथ आया तो ये कैपिटल डी ने इस फीमेल को पेशेंट बना दिया। और थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ से हम मेल से लेंगे y और यहाँ से ले लेंगे ये वाला x, ये वाला कैपिटल डी वाला x लिया, तो ये मेल बना बट कैपिटल डी होने की वजह से अफेक्टेड है। और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, हम ये वाला x अगर लें मदर से, तो फिर क्या होगा, स्मॉल डी होने की वजह से नॉर्मल मेल है। अब यहाँ हमारे पास आंसर क्या आया, देखिए एक फीमेल अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, एक मेल अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। तो हेट्रोजाइगस मदर जो है, हमने ये बात पढ़ी थी, हेट्रोजाइगस मदर इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी रखती है कि उसकी आधी बच्चियां अफेक्टेड होंगी और आधे बच्चे अफेक्टेड होंगे। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, These traits pass from father to son to only son through Y chromosome। ये वाले जो ट्रेड्स हैं ये सिर्फ डायरेक्ट फादर से सन में फ्लो करते हैं। हमने एक्स लिंक्ड देखे, एक्स लिंक्ड कभी भी फादर से सन में नहीं आए थे क्योंकि फादर से कोई भी सन एक्स क्रोमोसोम नहीं लेता। अब ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी वो जीन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे। और आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ फादर से सन में जाता है, वो फादर से डॉटर्स में नहीं जाता। तो ये डिजीजेस, ये वाले ट्रेट्स जो हैं वो सारे के सारे फादर से डायरेक्टली सन में जाएंगे। These traits pass from father to son only through Y chromosome। Y chromosome के जरिए फादर से सन्स में जाएंगे। They do not pass to daughters। ये डॉटर्स में नहीं जाते because they do not have Y chromosome। डॉटर के अंदर तो Y chromosome जाता ही नहीं। All sons of an affected father are affected। एक अफेक्टेड फादर के तमाम बेटे जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास
SRY जीन की हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। SRY जीन मेलनेस प्रोड्यूस करता है बच्चों के अंदर। ये जो जीन है प्रोड्यूसेस मेलनेस, ये मेलनेस पैदा करता है। इट ट्राइगर्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलनेस आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो जाए 6 हफ्तों के बाद फीटस के अंदर जो है ये वाला SRY जीन काम करना शुरू करता है और ये बेबी को उस वक्त बताता है कि आपको मेल बनना है और बेबी के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने का काम शुरू कर देता है। तो 6 वीक्स से पहले इसीलिए जो है मदर के वॉर्म के अंदर बेबी का पता नहीं चल सकता कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये है हमारे पास वाई लिंक्ड ट्रेट्स की इनहेरिटेंस। पेडिग्री में हम एग्जांपल हमने ली SRY जीन की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स X हैं और मेल के अंदर एक X और Y है और Y के ऊपर मौजूद है SRY जीन। और देखते हैं कि ये कैसे ट्रैवल करता है। चूँकि यहाँ पर SRY जीन मौजूद है तो ये मेल है, इसीलिए हमने इसको रेड किया। ये अफेक्टेड है मेलनेस से। और इनके बच्चों में हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि अगर यहाँ से ये X और ये X आए तो फीमेल बेबी होगा जिसमें SRY जीन नहीं होंगे, और अगर यहाँ से ये X और ये वाला Y आ जाए जो SRY जीन लिए हुए है तो X एंड दिस Y, SRY जीन यहाँ पर मौजूद है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये मेल हो जाएगा ये वाला बेबी। और दूसरी कंडीशन में यानी थर्ड कंडीशन जो है हमारी, ये वाला X लें और ये वाला X लें तब भी X एंड X हमारे पास क्या बनता है, एक फीमेल बेबी। और अगर इस X के साथ ये वाला Y ले लें तो फिर वही बात सेम ऐसी ही X के साथ Y, Y के ऊपर मौजूद है SRY जीन और SRY जीन के मौजूद होने की वजह से ये हो जाते हैं बेबीज मेल। तो हमें पता चला वो वाले ट्रेट्स जो वाई लिंक्ड हों वो डायरेक्ट फादर से सन में आते हैं, फादर से सन में आते हैं और फिर इनसे इनके सन्स में जाएंगे। कभी भी वाई लिंक्ड ट्रेट्स फीमेल्स में नहीं जाते। हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? डायबिटीज मेलाइटस को इन शॉर्ट हम डायबिटीज बोलते हैं और उर्दू में हम इसे बोलते हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम हम इसे शुगर कहते हैं, वैसे उर्दू में इसे ज़ियाबीत्स के नाम से भी जाना जाता है। शुगर क्या है हम देखते हैं। शुगर क्या है? आजकल शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में मोटापे के बढ़ने की वजह से। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये उसके कुछ ट्रेट्स मैंने लिखे हैं। इट्स हेरिडेटरी डिजीज़, ये जीनियाती बीमारी है, पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। ग्रुप ऑफ डिजीज़, ये कोई एक बीमारी नहीं है पर्टिकुलर, बल्कि ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुतासर हो रही होती हैं डायबिटीज़ में। हाई ब्लड शुगर्स, डायबिटिक्स जो होते हैं वो लोग जिनको शुगर हो उनके खून में मीठे की मिकदार, शुगर्स की मिकदार, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। कैन नॉट मेटाबलाइज शुगर्स, ये लोग अपने शुगर्स की ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, शुगर्स की तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। सो शुगर्स पास इन यूरिन, उनके यूरिन में भी शुगर जो है बॉडी से बाहर पास आउट होता रहता है। इन दो बातों से हम डायग्नोज करते हैं कि बंदे को शुगर हो गया, उसका ब्लड शुगर देखकर और उसके यूरिन में शुगर्स को देखकर। काजेज, ये फर्दर जो है डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों को काज करता है। किडनी फेलियर, डायबिटीज़ का पेशेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके किडनी फेल हो सकते हैं। अडल्ट ब्लाइंडनेस, नौजवानी में अंधापन हो जाना। हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां। लोअर लिम्स एम्पुटेशन, कभी कभी टांगें भी काटनी पड़ जाती हैं शुगर के मरीज़ों की क्योंकि वो रिकवर नहीं हो रही होती। हमारे पास दो टाइप्स हैं शुगर की, डायबिटीज़ मेलाइटस की। टाइप 1 जिसे हम IDDM कहते हैं और टाइप 2 जिसे हम NIDDM बोलते हैं। टाइप 1 की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट यानी ये वाली जो टाइप है टाइप 1, इसका ताल्लुक इंसुलिन से है, ये इंसुलिन पे डिपेंड कर रही है। कैसे? आल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज, इसको टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट यूजुअली अकर्स बिफोर 40, ये 40 साल से कम उम्री में ही शुरू हो जाती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ या टाइप 1 कहते हैं।
इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये होती क्यों है, हमने शुरू में पढ़ा, वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। जिन लोगों में इंसुलिन ना बने या कम बने तो उनमें ये बीमारी होगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। हमें पता है इंसुलिन क्या कर रही है, इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन ब्लड शुगर्स को कम करती है। इंसुलिन सेल्स को ऑर्डर देती है कि वो शुगर्स को कंज्यूम कर लें, शुगर्स को ब्लड से ले लें, अपटेक कर लें, उनकी ब्रेक डाउन कर दें ताकि ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाए। जब इंसुलिन नहीं होगी या कम होगी तो शुगर जो है वो ब्लड में ही रहेंगे। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून की बात हमने पहले भी की थी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं, ये बाहर से नहीं आती बीमारियां, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़, हमारी ही एंटीबॉडीज़ अगर हमारे ही जिस्म के कुछ हिस्सों को, कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो ऐसे डिजीज़ को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, समटाइम्स काज बाय वायरसेस। कभी कभी कुछ बाहर से वायरसेस आते हैं जो वायरल इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ हमारे ही पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं, वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है ये टी लिम्फोसाइट्स, जो टी सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज को। हमने पढ़ा हुआ है पैंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा सेल्स हमारे पास ग्लूकागोन बना रहे होते हैं और बीटा सेल्स जो हैं इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। जब हमारे ही ब्लड सेल्स यानी टी सेल्स जो हैं वो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सो इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब इंसुलिन कहाँ से बनेगी जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए? देन इंसुलिन हमारी बॉडी में अगर नहीं होगी तो ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा, शुगर हो जाएगी। एक्सोजेनस इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। बंदे को जिंदा रहने के लिए बैरूनी इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसे इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ेगी, टैबलेट्स की शक्ल में, इंजेक्शंस की शक्ल में, किसी भी फॉर्म में वो ले, उसे इंसुलिन अपने जिस्म में दाखिल करनी पड़ेगी, तब वो जिंदा रहेगा। जेनेटिक्स की बात करते हैं। इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म के ऊपर इंसुलिन बनाने वाले जीन्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, लेटेस्ट स्टडीज हमें बताती हैं कि डायबिटीज़ जो है इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। ये कोई एक जीन में प्रॉब्लम की वजह से हो जाने वाला सिंपल ट्रेट नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है। मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट क्या होते हैं? मल्टी मीन मैनी, फैक्टोरियल मीन असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स। ऐसी बीमारियां जो बहुत सारी वजहों से हों, उनकी वजूहात डाइवर्स हों, उनको हम बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ वो होते हैं जो पॉलीजेनिक हों, एज वेल इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करे, माहौल भी मुतासर कर रहा होता है ऐसी बीमारियों के लिए, माहौल भी असरअंदाज होता है ऐसी बीमारियों के होने के लिए। पॉलीजेनिक कौन सी? पॉली मीन मैनी, जेनिक मीन जीन्स। ऐसे ट्रेट्स जिनको एक जीन नहीं बल्कि मोर देन वन जीन्स कंट्रोल करें, वो ट्रेट्स होते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। मतलब ये पॉलीजेनिक ट्रेट भी है, काफ़ी सारे जीन्स जो हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं और साथ में माहौल भी असरअंदाज होता है डायबिटीज़ के होने के लिए, तो इसलिए ये ठहरा एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। ये थी हमारे पास टाइप 1 IDDM। और हमारे पास टाइप 2 जो है डायबिटीज़ की दूसरी किस्म, उसका नाम है NIDDM, मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें इंसुलिन का किरदार नहीं है, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ डायबिटीज़। जितने भी लोगों में शुगर की बीमारी होती है 90% लोगों में टाइप 2 होती है, सिर्फ 10% लोगों में टाइप 1 होती है, ये ज़्यादा होती है। सेल्स फेल टू रिस्पॉन्स इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी में मौजूद है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन बन रही है, बट हमारे सेल्स जो हैं वो इंसुलिन की बात नहीं मान रहे, वो उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम्स सेल्स में है, इंसुलिन के साथ नहीं। इंसुलिन तो बन रही है, इसीलिए हमने इस टाइप को बोला नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन का कसूर नहीं है।
दे बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, सेल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन की बात नहीं मानते। इट अकर्स आफ्टर 40, ये बीमारी अमूमी तौर पर 40 साल के बाद होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप 1 वो 40 साल से पहले हो जाती है, ये अमूमी तौर पर 40 साल के बाद होती है। मोर कॉमन इन ओबेस पीपल, और ये मोटे लोगों में ये टाइप 2 ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज रिड्यूसेस ओबेसिटी, हैंस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डायबिटीज़। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करेगा, उसका मोटापा कम हो जाएगा, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो शुगर से बचने के लिए मोटापे से बचें, और मोटापे से बचने के लिए एक्सरसाइज करें। जेनेटिक बेसिस हम देखते हैं, 2 to 5% of type 2 diabetics get it before 25. It is called maturity onset diabetes of the youngs, MODY. टाइप 2 जो है इसमें से सिर्फ थोड़ी सी फ्रैक्शन यानी 2 से 5% लोग जो है 25 साल से कम उम्र में ही इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। 25 हमने पढ़ा कि टाइप 2 अमूमी तौर पर होती है 40 के बाद, लेकिन 2 to 5% लोग जो 25 से भी पहले जो है वो डायबिटिक हो जाते हैं। तब हम इसको क्या बोलेंगे, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग्स, यानी मेच्योरिटी के दौरान ही छोटे बच्चों में, कम उम्र लोगों में ये डिजीज़ जो है ऑनसेट हो गई, पैदा हो गई। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं MODY। MODY कैन बी इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। पहली जेनेटिक बेसिस इसकी ये है कि MODY जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के तौर पर ट्रैवल कर सकती है जनरेशंस में। 50% of MODY is due to the mutation in glucokinase gene। दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरा चांस जो है वो ये है कि 50% जो MODY हैं वो किस तरह होते हैं, वो ग्लूकोकाइनेज जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ग्लूकोकाइनेज जीन का मतलब वो जीन जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स बना रहे हैं। जब उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाएंगी तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स नहीं बनेंगे या फिर नॉर्मल नहीं बनेंगे। तो क्या होगा जी, असल में ग्लूकोकाइनेज करता क्या है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है हमारे पेंक्रियाज के अंदर ग्लूकोज को चेंज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अगर ये नहीं होंगे या काम नहीं करेंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज नहीं होगा और इसकी ब्रेकडाउन फर्दर कैरी नहीं की जा सकेगी। थर्ड बात और लास्ट बात, MODY can also be caused due to the mutation in 4 other genes that encode transcription factors for the pancreatic development and insulin production। ग्लूकोकाइनेज के अलावा 4 जीन्स हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, पैंक्रियाज की डेवलपमेंट करवाते हैं और उसके अंदर इंसुलिन के बनवाने के काम को शुरू करते हैं। अगर उन 4 जीन्स में कहीं भी म्यूटेशन हो जाए तो पैंक्रियाज सही से डेवलप नहीं करते और इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं होता। बट दीज 4 जीन्स, ये जो 4 जीन्स हैं, दे डू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अडल्ट ऑनसेट ऑफ टाइप 2। टाइप 2 के अडल्ट ऑनसेट यानी 40 साल के बाद जो ज़ाहिर होता है टाइप 2, उसमें ये कोई ज़्यादा किरदार अदा नहीं करते। मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट का लफ्ज़ हमने देखा, यहाँ पर उसने बताया कि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर भी हमारे पास एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है। इट इज़ आल्सो मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट में मोर देन 1 जीन्स भी काम करेंगे और इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करेगा। जीन्स एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस इट। ब्लड प्रेशर होने में माहौल भी असरअंदाज हो रहा होता है, फूड की टाइप भी, और उसके एक्सरसाइज करने ना करने का लेवल भी। बहुत सारी बातें मिलजुल कर ब्लड प्रेशर को जो हैं वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। बुक में लिखा हुआ है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं और उनके बच्चों के अंदर को रिलेशन है ब्लड प्रेशर को लेकर, यानी वो पेरेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, थोड़ी बहुत को रिलेशन होती है कि उनके बच्चों का भी ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ये जेनेटिक भी है, यानी जीन्स में भी फ्लो करता है, लेकिन एज वेल माहौल, खुराक और वे ऑफ लाइफ भी ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए ये ठहरा एक मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट। टॉपिक एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़।